जोशीमठ से बद्रीनाथ जी 44 किलोमीटर की दूरी पर है। जोशीमठ से चलने के बाद अलकनंदा नदी पर बने पुल को पार करके हम बद्रीनाथ जी वैली में प्रवेश करते हैं। वैली में प्रवेश करने के बाद ही विष्णुप्रयाग आता है। उसके बाद गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी होते हुए हम बद्रीनाथ जी तक पहुंचते हैं। श्रीनगर से चलने के बाद इसी स्थान पर हमने सोचा था कि लंच करेंगे, परंतु लेट हो गए थे। जब यहाँ पर आके देखा तो बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ तो ऐसी दुकानें बंद थी जैसे बरसों से खुले ही ना हो। पुल पार करते ही जैसे ही सड़कों की हालत देखी, उससे दिल सहम गया। सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी, उखड़ी हुई थी और मिट्टी पड़ी हुई थी। पिछले साल अक्टूबर माह में ही हमने यहाँ की यात्रा की थी। उस समय सड़कें देखकर ऐसा लगता था कि आने वाले समय में और बेहतर हो जाएंगी, परंतु ये नहीं पता था कि इतनी हालत खराब हो जाएगी। सड़कें चौड़ी हो रही थी और कोरोना के कारण काम भी बंद था। उसी की वजह से लगता है ये चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी और गाड़ी बड़ी संभल के चलानी पड़ रही थी। डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी श्री बद्रीनाथ जी का नाम लेकर जय बद्री विशाल करते करते हमने वो रास्ता किसी तरह से पार किया। फिर बिठा दिया। गोविंद घाट, ये गोविंद घाट है जहाँ से कि वैली ऑफ फ्लावर और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होती है। इस नाले के साथ साथ पूरी यात्रा चलती है। ये मोटर लाइक रास्ता बना दिया गया है और आगे से ये पैदल यात्रा शुरू होती है। गोविंद घाट से 2.5 किलोमीटर आगे पांडुकेश्वर पड़ता है। नॉर्मल दिनों में यहाँ पर भी होटल बने हुए हैं जहाँ पर यात्री ठहर सकते हैं। पांडुकेश्वर मंदिर है यहाँ पे। मई और जून के बीच जब सीजन ज़्यादा होता है तो बद्रीनाथ जी पर काफ़ी रश हो जाता है। तो उस वक्त अगर पांडुकेश्वर में रुका जाए और यहाँ से सुबह जाकर बद्रीनाथ जी के दर्शन कर वापस पांडुकेश्वर भी आया जा सकता है। यहाँ पर एक राम मंदिर भी है जो कि कहा जाता है कि पांडवों ने बनवाया था, इसलिए इस स्थान को पांडुकेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसमें तो नहीं आ गया। श्री बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेककर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा करते हैं। हनुमान चट्टी से 2-3 किलोमीटर आगे एक और ई पास चेकिंग सेंटर मिला, जहाँ पे हमने अपना पास दिखाया और आगे चल दिए। पूरा रास्ता ही ऐसा खराब था, जैसे जैसे हम बद्रीनाथ जी की तरफ बढ़ रहे थे अंधेरा बढ़ता चला गया और हम लगभग 6:30 बजे
श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। श्री बद्रीनाथ जी पहुंचने पर पता चला कि यहाँ पर कुछ ही होटल खुले हुए हैं। रास्ते इतने खराब थे कि हम 6:30 बजे 6:40 पर बद्रीनाथ जी पहुंचे, पर यहाँ पे हाल देख के हम तो बिल्कुल डरे हुए हैं। कोई होटल नहीं है। 1-2 होटल में बात हुई है और गढ़वाल विकास मंडल में भी बात करने गए हैं। यहाँ पर होटल बिल्कुल कोरोना की वजह से शायद बंद है। 7 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, काफ़ी ठंड लग रही है और हमने कपड़े भी ऐसे ही पहने हुए हैं वो जो दिल्ली में पहने हुए थे। तो अभी बाहर निकलने में भी डर लग रही है। गंगा जी तो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए बाहर निकलने में। अब जल्दी से जल्दी कोई कमरा मिल जाए तो आराम भी करें, और फिर हमने कल के लिए भी जुगाड़ करना है। मुझे नहीं लगता कि आज इस समय कोई गाइड वगैरह या पोर्टर हमें मिल पाएगा। ये हम कल सुबह ही व्यवस्था करेंगे इस चीज़ की। अभी देखने गए हैं तो देखते हैं और ये हमारी क्या कमरा मिलता है। कार की यात्रा समाप्त हो गई, कल से ट्रैक स्टार्ट होगा। श्री बद्रीनाथ जी से लगभग 9 किलोमीटर पीछे है ये नीलकंठ पीक। जैसे ही सूर्य उगते हैं ये लालिमा से भर जाती हैं, जिसकी छटा देखते ही बनती है। सिर्फ बैक साइड में थी, नारायण के बैक साइड में ये नीलकंठ है ये वाली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम कल रात को यहाँ पहुँच गए थे। सुबह 8 बजे के आसपास हम श्रीनगर से निकले थे, क्योंकि हम पिछले साल भी आए थे तो हमारा अंदाज़ा ये था कि हम लोग आराम से दोपहर में 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे। पर यहाँ पर इतनी सड़कें ख़राब हैं, उसकी वजह से हमें यहाँ पे पहुँचते 7:30 बज गए। कल शाम को जब पहुँचे थे तो 7 डिग्री का टेम्परेचर था और इतना ठंड थी, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम आगे रात को ही आपको मैं डिटेल दे पाऊँ पूरे रास्ते की। क्योंकि पिछले साल जब आए थे तो सड़कें इतनी बढ़िया थी, मैं सब लोगों को यही कहता था भाई सड़कें बहुत बढ़िया हैं, कोई भी अपनी गाड़ी से जा सकता है। पर अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगले मतलब ये साल तो निकल ही गया, अगले साल भी आने से पहले सड़कों का जायज़ा ज़रूर ले लें। आने से पहले अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो मतलब एक जो आधे घंटे का सफ़र था वो हमें 1.5-2 घंटे लग रहे थे, क्योंकि कभी रोक रहे थे, कभी कहीं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वहाँ रोक देते हैं, और बाकी जो सड़कें हैं वो भी ऐसी पड़ी हुई हैं। खास करके जोशीमठ के बाद तो बहुत अच्छा सोचा था मैंने रास्ता बनेगा, पर वो तो बहुत ही ख़राब था। बहरहाल हम 7 बजे के आसपास यहाँ 7-7:30 बजे पहुँचे और अपना होटल वगैरह का इंतजाम किया। हाँ, यहाँ होटलों की भी हालत ख़राब है। इस समय कोरोना के चक्कर में सारे अधिकतर होटल बंद हैं और कुछ ही होटल रुके हुए हैं जिनको परमिशन है, और वो भी अभी ज़्यादा किराया तो नहीं ले रहे हैं, ठीक ठाक ही है। जैसे सीज़न में होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, पर इस समय सितंबर-अक्टूबर में कम हो जाता है इनका रेट, तो उसी हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। और रात हमें काटनी थी तो हमने रात अच्छी तरह से निकाल ली, काट दी। खाना यहीं पे ढाबा था वहीं से मंगा लिया और उसके बाद हम सो गए। अब सब सुबह उठे हैं। हाँ, एक चीज़ और बताऊं कि हमें पोर्टर भी चाहिए थे, क्योंकि सतोपन जाना है तो पोर्टर अगर साथ हो तो आसान हो जाता है, रास्ता मिल जाता है। अब पोर्टर हमें रात को आया था और वादा कर गया था कि 15-20 मिनट में बताऊंगा, पर वो नहीं आया अभी। अब हम पोर्टर ढूंढेंगे और पोर्टर मिलते ही फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। उससे पहले हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे साथ 2 साथी ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पे बद्रीनाथ जी में आए हैं। वो भी बड़े एक्साइटेड हैं, अंदर तैयार हो रहे हैं। आगे की यात्रा के लिए फिर मिलते हैं। ये है हमारा रूम, जो हमें 1000 रुपये के हिसाब से मिल गया था। 4 बेड का रूम है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, गीज़र की व्यवस्था है। यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया था हमें कंबल, पर मैंने अपना स्लीपिंग बैग ही निकाला ताकि चेक कर सकूं कि आगे काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ थोड़ी सी ठंड लगी थी पर काम चल गया था। कोरोना काल के अनलॉक 4 में मंदिर तो खोल दिए गए थे, परंतु बाकी सुविधाएं बंद थी। श्रद्धालु तप्त कुंड में नहाकर श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं, परंतु वो तप्त कुंड अभी बंद था, इसलिए हम होटल में ही नहाकर मंदिर की ओर चल दिए। कोरोना के कारण पूरी मार्केट बंद थी। 1-2 दुकानें खुली हुई थी, पर उन पर भी ज़्यादा रश नहीं था। मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली से आने में हमें यहाँ लगभग 2 दिन लग जाते हैं, जिसमें कि काफ़ी थकान भी होती है। पर जैसे मंदिर के दर्शन होते हैं तो सच मानिए सारी थकान छूमंतर हो जाती है और मन से निकलता है जय श्री बद्री विशाल।
अलकनंदा नदी के किनारे बसा है श्री बद्रीनाथ धाम और कहते हैं कि यहाँ स्वयं श्री नारायण बसते हैं और जहाँ नारायण बसते हैं तो वहीं बैकुंठ हो जाता है, यानी कि स्वर्ग। जब मंदिर के दर्शन कर कर ही इतना सुकून मिलता है तो अंदाज़ा लगाइए कि मंदिर में स्थित श्री नारायण भगवान के दर्शन करने के बाद कितना सुख मिलेगा। दर्शन करने के बाद दिल, जुबान और आत्मा से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, जय श्री बद्री विशाल। कोरोना के चलते पूरी सावधानी बरती जा रही थी। यहाँ पर श्रद्धालु का तांता लगा रहता था जो कि खाली थी, और जहाँ भी हाथ लगाने की जगह थी जैसे पाइप वगैरह, उस पर कपड़ा लगाया हुआ था ताकि छूने से इन्फेक्शन ना पहुँचे। यह है तप्तकुंड जहाँ पर श्रद्धालु नहाकर आगे दर्शन करते हैं। मंदिर में जाने से पहले भी रजिस्ट्रेशन हो रहा था और प्रसाद भी बड़ी सावधानी से दिया जा रहा था ताकि कोरोना ना फैले। प्रसाद लेकर हमने मंदिर में प्रवेश किया और श्री हरि के दर्शन किए। श्री हरि के दर्शन कर हम बाहर आ गए। थोड़ी देर में ही हर हर महादेव और जय श्री बद्री विशाल के नारों से सारा प्रांगण गूंज उठा। देखा कि एक साधु मंडली श्री बद्रीनाथ जी की ओर आ रही है। ये सौभाग्य भी हमें मिला जो ये साधु मंडली के दर्शन हुए। महाराज की घरे की सनातन धर्म की माया माया देवी मैया की आनंद भैरव सरकार की भक्त पार्वती। जब भारतवर्ष में धर्मियों का साम्राज्य बढ़ रहा था और सनातन धर्म खतरे की कगार पर था, तो ऐसे समय में जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्राकट्य, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी ले से लद्दाख तक इस दिग्विजय खड़ी यात्रा को प्रारंभ किया था और भारतवर्ष में सनातन धर्म को पुनः सदा संपूर्ण भारत में फैलाई थी। मठ में जहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये लीला डोंगी चरण पादुका नीलकंठ पर्वत के दर्शन ये मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर किसी को डिटेल में देखनी हो तो वो उसको देख सकता है। ये सुबह अभी हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। थोड़ा सर भारी हो रहा था तो हमने सोचा चलो पराठे खा लेते हैं। पराठे खाए, चाय पी, सर दर्द नहीं जा रहा। हो सकता है कि ये लगता है कि मुझे जब सुबह हमने वीडियो या बाहर घूमा था, मैं स्वेटर और खाली आधी बाजू की उसमें मुझे ठंड लगी है। और उसके बाद हालांकि मुझे जैसे आभास हुआ था तो मैंने ये जैकेट जो गर्म थी पहन ली थी, पर उसका असर हो नहीं रहा है। थोड़ा सर दर्द बढ़ता जा रहा है। हमने पराठे खा लिए, अब रूम की तरफ चलते हैं, वहाँ पे दवाई लेंगे, गोली लेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ।